अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, दिस इज अहमद इशफाक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे एल्डम ब्रिज में अभी करंटली एनरोल है, तो उन्होंने आज टेस्ट दिया था। तो वो जो टेस्ट था, पहला टेस्ट, तो उसमें जितना भी फिजिक्स का पोर्शन था तो उसका वीडियो सोल्यूशन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो इस टेस्ट में हमने फिजिक्स में क्या क्या कवर किया है, दैट इज एक्चुअली द मैथमेटिकल टूल्स। तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर करी थी, लोगैरिथम कवर करा था, और कुछ अप्रोक्सीमेशन यानी कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन हो, वो सारी कवर करी थी। स्लोप और ग्राफ सारे के सारे कवर किए थे, ठीक है। तो इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चन वहां पर बने, तो मैं उनके लिए यहां पर सोल्यूशन लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, दैट वाज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम इज इक्वल टू, तो जो हमें एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो डिग्री है ये इसका यूनिट है, मगर किस सिस्टम में, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। अगर आपने इसको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, पाई बाय 180। सो इसलिए अगर हम इसको डिग्री ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इस 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, तब जाके ये सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेडियन में आ जाएगा। तो ये 0 इससे कटेगा, तो 6 1 R 6 6 3 R 18, तो इसका आंसर है पाई बाय 3 रेडियंस। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया था वो ये है कि आप हमें बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री कितना होता है, अक्सर बेशतर फिजिक्स में इस वैल्यू की बात होती है, दैट इज वाई ये पूछा गया है। तो cos 120 डिग्री, तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालना है, कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना होगा, तो आप इसको पैरेंट एंगल और एक्यूट एंगल में डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30। सही बात है कि नहीं है। आप इवन 180 माइनस 60 भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, बट आपको पता है कि ये कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि जो पैरेंट एंगल है इवन मल्टीपल है ऑड, ये तो ऑड है 1 × 90, तो ये cos जो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका नाम है साइन। तो ये बनेगा साइन, और क्या रहेगा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो उसके लिए आपने ये पूरा एंगल देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 120 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये हो गया 90, और 30 जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बट यहां कॉस दिया गया तो ये होता है नेगेटिव। समझ में आया। तो इसका आंसर होगा माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर होगा -1/2। सही बात है। तो मुंह जबानी आज के बाद याद रखिएगा कि cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो मुझे लगता है कि इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस ओमेगा टी इज, तो साइन ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी, पाई प्लस ओमेगा टी, बेटा ये आप वेव्स एंड ऑसिलेशन में आगे देखेंगे, बट हमने जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके बेस पे तो हम इसको करेंगे ही करेंगे। तो देखो, ये पहली बात ये कि जो पैरेंट एंगल है ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री जो होता है वो इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का। तो जब इवन मल्टीपल होता है तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एज सच रहेगा, ये साइन ही रहेगा। तो एक्यूट एंगल क्या है, ओमेगा टी, तो इसका आंसर होगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब क्वेश्चन है कि प्लस और माइनस, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है ये पूरा का एंगल, ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज से जाएंगे क्योंकि यहां पर पॉजिटिव दिया गया है, तो हो गया 180, तो प्लस कर रहे हैं ओमेगा टी यहां पर एक्यूट बनेगा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐड शुगर टू कॉफी, बता बेटा वहां साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वहां tan पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है दैट इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलो चलते हैं आगे। वैल्यू ऑफ cos 53 डिग्री, हाँ बहुत अच्छा एंगल है,
तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है cos 53 डिग्री। अब जल्दी फटाक से मैं बता दूं कि इसको कैसे करेंगे। हाँ, ये 53 और 37 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, याद है ना, स्पेशल राइट एंगल की बात हो रही है, 3 4 5 राइट एंगल की बात हो रही है। तो cos का बिहेवियर ऐसा होता है कि बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा। तो अगर ये 53 है, ये बड़ा है, तो इसके साथ छोटा होगा, छोटा कौन है 3, और डिवाइड में होगा 5। ये सबको पता है जिसने ऑफलाइन में क्लासेस दिए हैं। तो इसका आंसर है 3/5, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलो चलते हैं आगे। हाँ, लोगैरिथम का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इफ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि log जो होता है ये क्या देता है, ये पावर देता है, ये पावर होता है किसका, इस बेस का, ताकि ये नंबर मिले, ये वाला नंबर मिले। तो आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये कहता है कि 3 को मैं क्या पावर दूं, 3 को मैं क्या पावर दूं ताकि वो x बने। तो इसने क्या पावर दिया है 3, तो इसने 3 का पावर 3 दिया है, वही होगा x। मतलब कि इसकी आपने इनवर्स करना पड़ेगा लोगैरिथम का। तो अब मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, फिर से मैं बता दूं। ये कह रहा है कि 3 को मैं जब 3 पावर देता हूं तब जाके x बनता है, 3 को मैं जब 3 पावर देता हूं तो तब जाके x बनता है। तो x किसके बराबर हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 3, ये 27 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, सही बात है। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर है। कुछ ना था, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। बट आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर ये जो लोगैरिथम में क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आपने बस पावर वाली फंक्शन वापस लिखनी थी। आपको पता है कि log ऑफ n टू द बेस b अगर ये किसी p के बराबर होता है, तो इसका मतलब कि b को हमने जब p पावर चढ़ाया है तो तब जाके ये n निकला है। तो वही यहां पर भी लिखा मैंने, 3 को जब हमने ये वाला 3 पावर चढ़ाया तब जाके x निकला, तो वही है। तो x 27 के बराबर हो गया, ठीक है। ये आपने पढ़ के रखे हैं। तो चलो चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। यस, ये है log ऑफ 0.001, इसका वैल्यू निकालना है। आपको तो पता है कि लॉग में बेस होती है कि नहीं है, बट यहां बेस मेंशन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये किस वाले लॉग की बात हो रही है, कॉमन लॉग की। और कॉमन लॉग का बेस क्या होता है 10। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 10 को मैं क्या पावर दूं ताकि वो 0.001 बने। सही बात है कि नहीं है। तो ये कह रहा है कि 10 को मैं क्या पावर दूं ताकि वो, जरा इसको 10 की पावर में लिखो, ये बनेगा 1/1000। सही बात है कि नहीं है। तो वो हो गया 1/10 raised to power 3, और वो हो गया जब ऊपर ले जाएंगे 10 raised to power -3। ये कह रहा है कि 10 को मैं क्या पावर दूं ताकि वो 10 raised to power -3 बने। अरे -3 तब जाके यही बनेगा, तो -3 इसका सही उत्तर है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e। सही बात है। तो ln की बात हो रही है, तो आपको पता है ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है। तो ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e। और ये कह रहा है स्क्वायर रूट का मतलब कि जब पावर हो 1/2। अब बात समझो, ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है। तो पहले बताओ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि e को मैं क्या पावर दूं ताकि वो e रेज़ पावर 1/2 बने। और सोचने वाली बात है, ये कह रहा है कि e को मैं क्या पावर दूं ताकि वो e की पावर 1/2 बने। अरे e को जब 1/2 पावर देंगे तब जाके वो e की पावर 1/2 बनेगा। तो इसका आंसर होगा 1/2 है कहीं पे 0.5, 1/2 होता है ना 0.5। तो इसका मतलब है कि इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है, टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज। ये सबको मैंने पढ़ा के रखा है कि यहां पर बेस चेंज फार्मूला एक्चुअली हम यूज करते हैं। वो क्या है, बेस चेंज फार्मूला ये है कि अगर आपने किसी नंबर का लॉग निकालना है, अगर उसकी बेस बी होगी और ये उसकी बेस बी है, तो आप चाहते हैं कि ये बेस बी ना हो, ये सी हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ एन। अपनी मनपसंद वाली बेस लेके आओ, ठीक है। तो सी बेस ले लो और डिवाइड कर दो लॉग ऑफ जो बेस कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको भी ये वाली बेस चूज करो, यहां पर सी बेस यू चूज करो। तो ये है कौन सी फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला, ये आपने पढ़ा है।
तो आपको पता है यहां पर ये कह रहा है कि नेचुरल लॉग को हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग में। तो इसका मतलब कि नेचुरल लॉग का मतलब क्या है कि आपकी जो बेस है वो e है, तो बेस e है टू द n इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ n, कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो c क्या बनेगा 10, तो नीचे क्या बनेगा लॉग ऑफ, ये b तो बेस यहां e है तो e टू द बेस 10, तो ये लॉग ऑफ 10 टू द बेस n, तो ये होता है 0.404, तो 1 डिवाइड बाई 4 0.404, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये किसके बराबर होता है 2.303, और क्या बनेगा log टू द बेस 10 ऑफ द नंबर n, तो ये हो गया log ऑफ n टू द बेस e। तो यहां से हमें पता चला कि जो नेचुरल लॉग है, अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, कॉमन लॉग में, ये नेचुरल लॉग है, तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 है कोई ऑप्शन, एंड इट इज द बी ऑप्शन 2.303, तो ये इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं, वैसे प्रूव करा के रखे हैं, है ना क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, हाँ बहुत छोटा एंगल है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, विच ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इज इनकरेक्ट, बताइए नीचे दिए गए जो अप्रोक्सीमेशन है कौन सी गलत है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब थीटा स्मॉल होता है, पहले मैं आपको वो दिखा दूं, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, तो क्या अप्रोक्सीमेशन हमने प्रूव करी थी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर, और ये दोनों के वैल्यू किसके बराबर हो, थीटा के, पर थीटा डिग्री में मत लिखना बेटा, ये रेडियन में लिखना, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन एक नहीं एक और पड़ी थी कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर, जब थीटा स्मॉल होता है, ये वाली अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंगल तो छोटा है, बहुत अच्छा, ये कह रहा है कि पहला जो है अप्रोक्सीमेशन इसने कहा है साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यस साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, हाँ टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो बी ऑप्शन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, यस cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन भी सही है। तो अब क्या बचा, डी ऑप्शन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं साइन थीटा 1 के बराबर नहीं होता है जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, यह 0 के करीब होता है, और थीटा रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी आप लिख सकते हैं, 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ के रखा है। In which quadrant an angle of -550 डिग्री लाइज, बताइए किस क्वाड्रेंट में जो एंगल कितना दिया गया, -550 डिग्री, ये हमें कह रहा है कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि काश ये पॉजिटिव एंगल होता तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है कि नहीं है, बट इसने क्या लिखा है नेगेटिव, तो हम कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और स्टार्ट एंगल कहां से करते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से स्टार्ट करेंगे, 550 तक हमने जाना है, कैसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाएंगे, सही बात है 550। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो भी एंगल होगा 90 से डिवाइड कर दो बस, या 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 आर 9, 9 6 आर 54, 9 6 आर 54। इसका मतलब यह है कि जब मैं 90 कितनी बार ले जाऊं, 6 बार, तो हमें एंगल जो आएगा वो 540 आएगा, बट ये कितना है 550, और इसमें और 10 बढ़ाने हैं, यानी कि अगर -50, अगर मैं -550 डिग्री कैसे चलता हूं क्लॉकवाइज, और 10 क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ठीक है 10 डिग्री और क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव। तो 540 कब आता है, जब हम कितनी बार चलते हैं, 6 बार, कितना कितना घूमते हैं 90 90, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 0 इससे कटेगा, हो गया 90, 290, 390, 490, 590, 690, जब हम यहां पहुंच गए ना तो वो हो गया -540, मगर हमें क्वेश्चन जो है वो है -550, इसमें और -10 करने हैं, तो और -10 मतलब और 10 डिग्री चलना पड़ेगा, बट क्लॉकवाइज। बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट अ पॉइंट इज गिवन बाय। सबको पता है जब भी हमारे पास कोई ग्राफ बनता है, अगर उस ग्राफ पे, उस कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट डाल देंगे, ये टेंजेंट डाल दिया, ठीक है, और वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कौन देता है? यहां पर जितनी भी इंक्लिनेशन निकलेगी उस इंक्लिनेशन को टैन लगाना होता है, तो वो हमें क्या देता है? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपने डाला उस टेंजेंट का स्लोप देता है, ठीक है, तो tan थीटा स्लोप देता है, ये सबको पता है, एंड इट डिनोटेड बाय स्मॉल m, सबको पता है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, इसका बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, tan थीटा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते देखो, द ग्राफ बिटवीन s एंड v इन द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज। ये कह रहा कि अगर हमारे पास इक्वेशन ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बताइए व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन s एंड v। s और v के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपको मैंने बता के रखा है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जितने भी बाकी वेरिएबल वहां पर होंगे उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं, है कि नहीं है? तो अब मुझे बताओ क्या s और v के बीच में ग्राफ बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो देख लें, ये यहां से सपोज मैंने s लिया, यहां से v ले लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि s की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री देखनी पड़ती है। तो दूसरा जो वेरिएबल है जिसके बिटवीन में, इसके बिटवीन में मैंने ग्राफ बनाना है, तो उसकी डिग्री क्या है? 2। तो मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, सपोज कुछ भी है, यहां पर जो डिग्री है दैट इज 1, और यहां पर अगर डिग्री 2 होगी तो ग्राफ कैसा बनता? पैराबोलिक बनता है, तो ये पैराबोलिक बनेगा, तो 100% पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि सर इसने इतना ही पूछा है कि ग्राफ कैसा बनेगा, कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक तभी हम बता देंगे जब इस u का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है कि ये कहां पर इसको काटेगा, ये कहां पर इसको काटेगा, वो डिपेंड करता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो उन दो पॉइंट्स पर ये काटेगा। अगर u का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि इनिशियली रेस्ट में थी बॉडी, तो फिर आपको पता है कि इसका ग्राफ जो होगा, आप S को आप ये जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा, बट इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट देन पॉजिटिव s एक्सिस, मतलब कि इस तरह होगा फिर ग्राफ, ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, बट तब जब u का वैल्यू 0 होगा। बट यहां पर नहीं पूछा गया है, और आपको पता है कि यहां पर जो भी हमें दिया गया है दैट इज u भी दिया गया है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा वो कहां पर लाई करेंगे। अगर एक सॉल्यूशन नेगेटिव निकला, दूसरा पॉजिटिव निकला, मतलब एक -1 निकला, दूसरा 3 निकला, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, है कि नहीं है? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा उस टाइम अबाउट डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, क्योंकि जितना यहां पर है उतना यहां पर नहीं है। तो सिमेट्रिक कब होता है ये मैंने आपको बता के रखा है क्लास में, कि जब इक्वेशन डिजेनरेट इक्वेशन होगी, वो क्या होता है, यानी कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, इस प्रकार की इक्वेशन होगी। जब ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, तो यहां पर अगर हम u को कुछ मान के चलते हैं, तो फिर ये ऑरिजिन से पास नहीं हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका ग्राफ तो 100% कैसा बनेगा? पैराबोलिक, क्योंकि एक वेरिएबल की डिग्री जो है दैट इज 1, और दूसरे वेरिएबल की जो डिग्री है दैट इज 2, तो दैट इज व्हाई ये पैराबोलिक बनेगा, सबको पता है। द ग्राफ ऑफ द रिलेशन, बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू, इट इज 1 बाय पाई, सीधी सी बात है, तो 1 बाय पाई ये कुछ नहीं है, पाई तो कोई नंबर है ना, तो 1 बाय पाई एक और नंबर निकलेगा, सपोज ये निकला 0.00 समथिंग, 0.003 सपोज, मैं मानता हूं से, ठीक है, तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब कि जब भी y का कुछ वैल्यू होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सबको पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है एंड पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये x है, ये y है, तो 0.003, सपोज ये 1 है और ये 0 है, तो 0.003 ऐसा ग्राफ होगा, तो ये होगा y इज इक्वल टू 1 बाय पाई। तो इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं है? और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव इंटरसेप्ट, समझ में आया? तो इसलिए ये x एक्सिस के ऊपर इसको काटेगा y एक्सिस में, और वो ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, और ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन के साथ मेल खाता है।
mx प्लस सी, और यहां पर m का जो वैल्यू है दैट इज 0 है कि नहीं है। तो 0 m का मतलब क्या है, स्लोप 0 है, चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट इज वाई 0 स्लोप। और 0 स्लोप जब भी होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इट विल बी 100% स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा 13 का। अच्छा 14th, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व फ्रॉम द रिलेशन। हाँ, ये उधर सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो ए एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सही बात है। ये कह रहा है कि स्लोप, आपने बताना है कि स्लोप कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड। ये सबको पता है स्लोप 4 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड, सही बात है, बहुत अच्छा। ये कह रहा है कि स्लोप बताइए कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है y और ये एक्सेलरेशन है a। अगर आप यहां पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल का पावर क्या है 1, डिग्री क्या है 1, और एक्सेलरेशन का भी 1। तो जब दोनों का पावर 1 1 होता है तो ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। और जो इसका कोफिशिएंट होता है एक वाले का, जितना भी कोफिशिएंट होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्लोप। बताइए इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। और आपको पता है कि यहां पर इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, ये कहां से लाई करेगा, ये कहां से जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल जाएगी ऑरिजिन से, है कि नहीं है। क्यों जाएगी ऑरिजिन से, क्योंकि सी कुछ भी नहीं है, तो सी 0 के बराबर है। तो ये कहां से लाई थ्रू, ये किसके पास किसके थ्रू जाएगी, ऑरिजिन के थ्रू जाएगी। अब रही बात सर पॉजिटिव स्लोप होगा नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि tan थीटा जो इसका निकलेगा वो निकलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो बताओ कैसा ग्राफ होगा इसका, ग्राफ तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, समझ में आया, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या है, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कर्व फ्रॉम द रिलेशन। तो इसका जो स्लोप है दैट इज 100% नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव है। सर अगर ओमेगा नेगेटिव होगा फिर तो पॉजिटिव बनेगा, थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि ऊपर पावर तो 2 है, तो वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 100% पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगी, पॉजिटिव को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो नेगेटिव ही निकलेगा। तो इसलिए स्लोप जो इसका होगा 100% विदाउट एनी फ्लक्चुएशन नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। कोई भी फ्लक्चुएशन यहां नहीं आ जाएगी, कभी पॉजिटिव बने ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि वहां स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आखिरी क्वेश्चन है, करेक्ट ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फ्रॉम द रिलेशन। तो हमें एक रिलेशन दी गई है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, सही बात है। ये कह रहा है कि बताइए ग्राफ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड और कौन है, और है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बीच में ग्राफ कैसा होगा। देखिए बेटा बाकी जितने भी होंगे उनको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी, ऐसे तो मैं लिख सकता हूं। ये सारे क्या मानेंगे हम कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू k बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी, है कि नहीं है। बताओ t और g के बीच में कैसी है, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है। पावर तो है स्क्वायर रूट, बट इनवर्स रिलेशन है ना, मतलब t इज इक्वल टू k g रेज्ड पावर -1/2, क्योंकि पावर क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, बट वो नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 बनेगा, सही बात है। तो जब एक का पावर पॉजिटिव हो और वो 1 हो और दूसरे वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, हाइपरबोलिक, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी हाइपरबोलिक। मुझे लगता है कि इट विल बी ABC, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये सबको पता है कि रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो दो एसिम्पटोट्स निकलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड वर्टिकल एसिम्पटोट, ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज व्हाई इस हाइपरबोलिक को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो ये ग्राफ जो होगा दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो यही 15 क्वेश्चन हमें आज के टेस्ट में दिए गए थे, तो इनके सारे सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखे, तो आंसर की तो आपको मिल गई होगी, तो आप अपना स्कोर देखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।